सारन गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अनूप कुमार शर्मा। पिछले क्लास में गॉसेस लॉ पढ़े थे और गॉसेस लॉ का प्रूफ हम लोग देखे थे, है ना। गॉसेस लॉ में ये पढ़ा गया कि किसी क्लोज सरफेस के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, कोई भी क्लोज सरफेस है और इसके थ्रू फ्लक्स हो जाएगा Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, उस चार्ज में एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे और इसका प्रूफ भी किए थे। आज हम लोग गॉस लॉ का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अलग अलग शेप वाले बॉडी की वजह से। तो पहला हम लोग टॉपिक देखेंगे जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, और गॉस लॉ का यूज करके वो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट भी करेंगे। पहला टॉपिक हो गया एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू to a charged spherical cell तो कोई स्फेयर है जिसपे हॉलो स्फेयर है, स्फेरिकल सेल है और उसके सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये स्फेयर हो गया और इसके सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस चार्ज हो या फिर माइनस चार्ज हो। इसका टोटल चार्ज Q मान लेते हैं हम लोग, कैपिटल Q। ये इसका सेंटर हो गया और रेडियस A हो गया। अब ये जो चार्ज स्फीयर है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा ये कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसमें तीन केस हम लोग देखेंगे। आउटसाइड ऑफ द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इनसाइड कितना होगा। तो पहला केस देखते हैं। केस फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ये। तो पहला केस में ये जो R है, सेंटर से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये R डिस्टेंस है, यहाँ एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करेंगे जिसका रेडियस R होगा। तो एक स्फीयर इमेजिन करेंगे। ये एक स्फीयर बना लेते हैं। ये पॉइंट P जो है वो यहाँ पे है। ये R रेडियस हो गया। इसको लिखते हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब हुआ क्लोज सरफेस।
ठीक है। तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग, ये तो पहले से स्फीयर था जिसपे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट P है जो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग r रेडियस का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेते हैं, r रेडियस का, है ना, और इसके थ्रू फ्लक्स लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो फाई से लिखेंगे, फाई ई भी लिख सकते हैं, और इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E मान लेते हैं, ठीक है। इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और दोनों ही स्फीयर जो है वो कॉन्सेंट्रिक है, तो इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस पे परपेंडिकुलर भी होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ऐसे होगा। तो किसी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह परपेंडिकुलर हो, यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा E इंटू ये एरिया, पूरा एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया बाई गॉसेस लॉ। चूंकि ये सरफेस क्लोज्ड है और इसके थ्रू हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट किए हैं, ये जो जनरल फॉर्मूला है उससे कैलकुलेट किए, और गॉस लॉ का यूज करके हम लोग इसी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स अगर कैलकुलेट करें तो उसके अनुसार हो जाएगा Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा फाई इज इक्वल टू, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है ना, इसके थ्रू अगर फ्लक्स निकालना है तो ये क्लोज सरफेस है और इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q है बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ये जो फ्लक्स है वो जनरल फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट किए हैं, और ये जो फ्लक्स है वो गॉस लॉ से कैलकुलेट किए हैं। दोनों ही फ्लक्स है इसी गॉसियन सरफेस के थ्रू, तो इस दोनों को हम लोग बराबर कर लेंगे, ठीक है। फ्रॉम यहाँ थोड़ा जगह बना लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से E इंटू 4 पाई r स्क्वायर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो यहाँ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। 1 बाई 4 पाई r स्क्वायर इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। तो किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के आउटसाइड उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, और इसका वैल्यू हम लोग को पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है लगभग, ऐसा यूनिट में, ठीक है। और एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना ही होता है। एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, उसी तरह से स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे आउटसाइड ऑफ द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये पहला केस था। दूसरा केस देखते हैं, केस सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of the sphere, स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ये स्फीयर हुआ, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस पे यूनिफॉर्म है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया जो है वो सेम है, कांस्टेंट है। ये ए हो गया रेडियस, और ये जो पॉइंट पी है वो सरफेस पे है, यानी सरफेस पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सरफेस को जस्ट छोड़ता हुआ एक स्फेरिकल सरफेस बना करके हम लोग गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ R इज इक्वल टू जो होगा वो A हो गया, यहाँ R इज इक्वल टू A हो गया। R क्या है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सेंटर से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो R इज इक्वल टू A हो जाएगा यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, टोटल चार्ज इसका Q अपॉन A स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, इसके पहले R स्क्वायर था और R बराबर A हो गया तो A स्क्वायर हो जाएगा, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। ये सेकंड केस है। थर्ड केस, इनसाइड ऑफ द स्फीयर, केस थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड inside of the sphere, इस पे चार्ज Q है, टोटल चार्ज, प्लस चार्ज है, ये इसका सेंटर O हो गया और रेडियस A है। और हम लोग को कैलकुलेट करना है इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पे, और इस बार जो पॉइंट P है वो स्फीयर के अंदर है। आउटसाइड हम लोग कैलकुलेट कर लिए, सरफेस पे कैलकुलेट कर लिए, अब स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ भी एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो ये R रेडियस का एक स्फीयर इमेजिन करेंगे यहाँ पे, और इस स्फीयर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे जनरल फॉर्मूला से, उसके बाद गॉस लॉ से कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम लोग का हो गया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ठीक। और इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड को E मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू
through the Gaussian surface. Electric flux through the Gaussian surface. Phi is equal to E, या इलेक्ट्रिक फील्ड को E मान लिए। ये जो हम लोग गॉसियन सरफेस इमेजिन किए हैं, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E मान लेते हैं। और फिगर के सिमेट्री को देखें कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और ये जो हम लोग स्फीयर इमेजिन किए हैं वो इस स्फीयर के साथ कॉन्सेंट्रिक है, तो इसके सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो इस सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो E इंटू उस सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr², फर्स्ट इक्वेशन। और चूंकि ये सरफेस जो है वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, यानी क्लोज सरफेस है, तो इसके थ्रू फ्लक्स हम लोग गॉसेस लॉ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं बाई गॉसेस लॉ। गॉस लॉ के अनुसार फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा Q इनसाइड, क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये फ्लक्स हो जाएगा। और इनसाइड इसके कोई भी चार्ज नहीं है, हम लोग जो स्फेरिकल सरफेस इमेजिन किए हैं इसके अंदर चार्ज नहीं है, आउटसाइड है। तो इसके अंदर अगर चार्ज नहीं है तो इसके थ्रू जो फ्लक्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। तो ये फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट किए जनरल फॉर्मूला से और ये गॉस लॉ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये इसको बराबर कर देंगे, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 0। तो यहां देख लीजिए ये 4π है, r²। अगर हम लोग कोई स्फीयर लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, तो ये तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा। तो यहां से ये निकल करके आ रहा है कि E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो किसी स्फीयर के इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगा। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आउटसाइड होगा, लेकिन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस a ले लिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, और टोटल चार्ज सपोज कर ले Q है। तो हम लोग आज पढ़े कि यहाँ इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे आउटसाइड पॉइंट P है, आउटसाइड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/, इसके सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस जो कि इसका रेडियस हो जाएगा a²। ठीक है, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस बीच में कहीं भी कोई पॉइंट ले ले, यहाँ पॉइंट P ले ले या फिर यहाँ ले ले, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आउटसाइड है इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे है, और इनसाइड जो है वो 0 है। तो अगर, और जो डिस्टेंस हम लोग यहाँ ये जो r ले रहे हैं डिस्टेंस, इसको ध्यान रखेंगे कि उसके सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहाँ की हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। अब ये देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरी कर रहा है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0।
बल्कि इनसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, यहाँ भी 0 हो रहा है, यहाँ भी 0 हो रहा है, यहाँ भी 0 हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके सरफेस पे। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए रेडियस ले लिया गया है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए रेडियस है। अब इसके बाद जब इसके सरफेस से आगे बढ़े तो ये डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कम होते जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका वैल्यू जो होगा मैग्नीट्यूड वो कम होते जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और फिर इनफाइनाइट पे जा करके वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि सरफेस, सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पे 0 होगा हर जगह। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे मैक्सिमम होगा, और सरफेस से आगे बढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होते जाएगा, और ये फिर फर्दर इनफाइनाइट पे जा करके 0 होगा। तो हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर की वजह से डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा, सेंटर से डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे वेरी करेगा, उसको एक ग्राफ से देखा जाए अगर, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। और इसको हम लोग, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया डिस्टेंस r, डिस्टेंस from the center of the sphere, जिसको R से लिखा है। तो जैसे अभी हम लोग यहां से चलेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, जैसे जैसे बढ़ेंगे अब यहाँ आ गए सरफेस पे, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां जो है हम लोग R इज इक्वल टू ए पे आ गए, और फिर इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटना ही स्टार्ट हो जाएगा, और इसके आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये ग्राफ कुछ इस ढंग से जाएगा ऐसे, और यहाँ पे ला करके उसको पैरेलल कर देंगे, और वो फिर इनफाइनाइट पे जा करके वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। और इधर हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सरफेस पे मैक्सिमम होगा, और सरफेस के बाहर अगर बढ़ते जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 to the power minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside of the sphere? Just outside of the sphere at a point 18 centimeter from the center of the sphere. तो कोई स्फीयर हो गया, और स्फीयर के पहला तो क्वेश्चन कह रहा है ए कि स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अभी हम लोग पढ़े कि कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है
तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। ठीक है। दूसरा है कि जस्ट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, यानी स्फीयर के सरफेस पे, तो B जो है इसका पार्ट, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस A ले लेते हैं और इसकी जगह पर लिख लेंगे 9 × 10⁹ Q, चार्ज 1.6 × 10⁻⁷ कूलम डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, और इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। 12 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा और उसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आएगा। सी में कह रहा है कि एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यहां से 18 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। इसकी जगह पर 9 × 10⁹ रखेंगे और चार्ज है 1.6 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और R जो है वो 18 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, सरफेस पे और इनसाइड। अगला हम लोग का टॉपिक होगा कि एक लाइन चार्ज हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी रॉड पे हो और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका लेंथ इनफाइनाइट है, तो वहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।